हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट सॉल्व। तो थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो भी संविधान में हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट जो 100th हम लोग का हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में आया था जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 2015 में। तो जानते हैं क्या है इसमें है एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। हम लोग उस इनक्लेव की बात करते हैं जब ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में इंडिया आज़ाद करके बांग्लादेश बनाया था। तो उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा था काम। तो एक 1974 और 2011 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे इनक्लेव या कुछ ऐसे पार्ट्स रह गए थे जो कि इंडिया का था वो बांग्लादेश में। जैसे ये सब पार्ट जो है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये सब जो पार्ट है ये इंडिया का पार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इधर जो कुछ पार्ट है ये मतलब बंगाल, आसाम और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में ये सब इनक्लेव जो था बांग्लादेश का था। तो ये एक्सचेंज हो गया, मतलब जो इंडिया बांग्लादेश का था इंडिया में वो इंडिया का हो गया, और जो बांग्लादेश में इंडिया का था वो बांग्लादेश को दिया गया। तो एक तरह से ये एक्सचेंज करके जो भी लैंड इधर उधर किया गया। तो इसके तहत शेड्यूल 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि आता है तो एक्विजिशन ऑफ लैंड हुआ था। तो ये आसाम, वेस्ट बंगाल और मेघालय और त्रिपुरा में कुछ लैंड जोड़ा गया। तो इसी से रिलेटेड ये अमेंडमेंट एक्ट था। तो फाइनली जाके 2015 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 101 मतलब 101वां अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे था। पहले जो भी टैक्स था, जैसे सरकार लगाती थी स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, एक्साइज टैक्स, तो वो सब क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जीएसटी के आने से क्या हो गया हम लोग देखते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था। इसको कैसे पास कराया गया था, तो स्पेशल मेजोरिटी में कराया गया था। स्पेशल मेजोरिटी पे एक अलग से वीडियो बनाया था, आप लोग उसको देखिएगा। तो सबसे पहले भी हम बता देते हैं इसमें होता क्या है। तो बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराया जाता है। उसके बाद 50% ऑफ स्टेट्स भी अगर इसमें हामी भरता है तभी ये मतलब कि एक्ट पास होगा। तो अभी 28 स्टेट इंडिया में, मतलब 14 स्टेट्स का राजीनामा चाहिए कि हाँ हम लोग इस एक्ट को लाना चाहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से जीएसटी एक्ट को लाया गया। जीएसटी एक्ट आने के बाद क्या चेंजेस हुआ हम लोग इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिटेल आपको थोड़ा जानना जरूरी है कि कौन कौन सा आर्टिकल में क्या चेंज हुआ। एडिशन हुआ 246A का। ये कहता है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव कॉन्करेंट पावर। कॉन्करेंट मतलब स्टेट भी उसमें लॉ बना सकता है और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी टैक्स मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। इंट्रा स्टेट तो विद इन द स्टेट, जैसे मान लो बिहार है तो बिहार में ही जो ट्रेड होगा, या वेस्ट बंगाल एक स्टेट लेते हैं तो विद इन द वेस्ट बंगाल जो ट्रेड होगा, या कोई भी अदर स्टेट लेंगे तो वो क्या है कि नाउ कम्स अंडर जुडिक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें क्या है, दो तरह का टैक्सेशन हो जाएगा, एक CGST लग जाएगा, एक SGST लग जाएगा। तो ये तो दिक्कत हो गया। पहले ये क्या था कि विद इन द स्टेट मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था, तो अब ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया टैक्सेशन। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, जैसे मान लेते हैं कि तेलंगाना और बिहार ले लीजिए, या तेलंगाना और महाराष्ट्र ले लीजिए, कोई भी ऐसे दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा वो एक्सक्लूसिवली क्या है, एक्सक्लूसिवली कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। तो उस पर IGST लगता है। और IGST लगने के बाद क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, उसको टैक्स रेवेन्यू जो उसका प्रॉफिट है वो कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए एक और आर्टिकल में चेंज हुआ 269। ये कहता है कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में अगर हो रहा है तो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगा, लेकिन शेयर्ड मतलब वो बांटा जाएगा बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, तो सारा कुछ होगा GST काउंसिल। मतलब GST काउंसिल जैसा कहेगी वैसा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसको मानेंगे। अब फिर क्या आता है, आर्टिकल 279 में आ जाता है। ये किसको रेफर करता है, तो GST काउंसिल को। GST काउंसिल के बारे में देखते हैं कि उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, ये जो है हम लोग के जो भी है यूनियन फिनांस मिनिस्टर, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। अदर मेंबर फ्रॉम सेंटर, अगर जो सेंटर स्टेट के जो मतलब फिनांस मिनिस्टर फॉर द स्टेट जो है वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। वाइस चेयरपर्सन
किसी भी एक स्टेट के फिनांस मिनिस्टर को बनाया जा सकता है। 28 स्टेट है तो सारे स्टेट के मेंबर तो रहेंगे फिनांस मिनिस्टर, उनमें से ही किसी एक को चुन के वाइस चेयरपर्सन बना जाता है। अब मेंबर क्या है, स्टेट फिनांस मिनिस्टर, जो भी है सारे मेंबर रहते हैं। अब इसका वोटिंग का देख लेते हैं कि कैसे वोटिंग होता है, क्या इसमें से मतलब पास कराया जाएगा ताकि दोनों को मानो। तो ये 1/3 वोट इन काउंसिल, ये सेंटर, और स्टेट का 2/3। तो वेटेज इस तरह से दिया गया, कोई एक डिसीजन लेके दूसरे पे दबाव नहीं बना जा सकता, क्योंकि टोटल जो चाहिए किसी चीज़ को पास होने के लिए 75% चाहिए। तो स्टेट का देख लीजिए 1/3 मतलब 33%, और इसका हो गया 66। तो ऐसा करके वो लोग दिया है कि आप अकेले तो कुछ डिसीजन ले नहीं सकते, आपको मिलना होगा, मतलब एक कॉमन म्यूचुअल डिसीजन होगा। इसलिए वोटिंग यहाँ का मतलब ये एक मतलब कॉरपोरेट फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कॉरपोरेट फेडरलिज्म का, कि इस तरह से वोटिंग होगा। तो यहाँ से जो भी है वो जीएसटी से रिलेटेड था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 102nd। 102nd के पहले मैं बता देता हूँ 102nd और 104th जो है, मतलब कि उसमें हम लोग बाद में लिंकिंग करेंगे, अभी हम लोग सेकेंड पे जानते हैं। ये 1993 में लॉ के द्वारा अमेंड किया गया था एनसीबीसी को, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 2018 में। तो इसमें आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342 में चेंज किया गया, उसमें एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो यही इसका ये पॉइंट है। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन वेरियस स्टेट इन यूटी विथ कंसल्टेशन टू गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के गवर्नर से बातचीत करके प्रेसिडेंट जो है, यहाँ सारा प्रेसिडेंट मतलब ये पावर दिया गया आर्टिकल 342 में प्रेसिडेंट को कि आप मतलब कि डिसीजन ले सकते हैं। इसका फिर आगे लिंक करते हैं 104 में, आगे देखते हैं कि 103 और में क्या है। 103 में था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी है, अदर देन जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है जैसे SC ST OBC और जो भी है, उन लोगों को छोड़कर जो कम्युनिटी बच गए उसमें अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसका क्राइटेरिया आगे हम बताएंगे, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। ये आर्टिकल 15 उसका क्लॉज 6 में मतलब कि चेंज किया गया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में चेंज करके रिजर्वेशन दिया गया। तो रिजर्वेशन किस क्षेत्र में, प्राइवेट जॉब और स्टडीज़ में भी है और गवर्नमेंट जॉब और स्टडीज़ में ही है। अब किसको किसको मिल सकता है EWS रिजर्वेशन, देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम, मतलब साल का जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख। एग्रीकल्चरल लैंड लेस देन 5 एकड़ से कम ज़मीन उसके पास होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और रेसिडेंशियल प्लॉट लेस देन 100 या 200 यार्ड से कम होना चाहिए। तो अगर ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करता है तो उसको EWS स्कीम के तहत उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 104। तो मैंने बताया था 102 और 104 में मैं लिंक करूँगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या था कि 70 सालों के लिए 70 ईयर्स के लिए दिया गया था कि वो रिजर्वेशन SC ST को, जो कि इस बार ख़त्म हो गया 2020 में 25 जनवरी 2020 को। तो 26 जनवरी को फिर वो मनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल दिन नया, तो उसके बाद चेंज होता। तो इसलिए क्या कहते हैं कि 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको बढ़ाया गया, किन के लिए, SCs के लिए और ST के लिए। ये लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में बढ़ाया गया। ये आता है आर्टिकल 34 के अंदर। इसी में एक और जो एक्सटेंशन नहीं हुआ है, डिड नॉट एक्सटेंडेड, मतलब जो एंग्लो इंडियंस जो कि आता है आपको आर्टिकल 366 क्लॉज 2 के अंदर, तो इस लोग को इस बार एक्सटेंशन नहीं मिला। मतलब ये जो भी होता था रिकमेंडेशन मतलब एंग्लो इंडियन का, अब ये सिस्टम को एंड कर दिया गया, इसका एक्सटेंशन नहीं मिला। बाकी आर्टिकल 334 के अंदर SC और ST को अभी फिर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, मतलब 2030 तक एक्सटेंड किया गया। अब हम लोग आते हैं 105 में। ओ सॉरी, मैं बोल रहा था जैसे 102 और 105 को लिंक करो, 104 नहीं 105 में। 6 टू रेस्टोर पावर ऑफ स्टेट्स टू 25। अभी एक हाल फिलहाल में करंट अफेयर में आप लोग पढ़े होंगे, महाराष्ट्र में क्या था, 16% रिजर्वेशन मराठा को दिया गया। मराठा जो गवर्नमेंट है, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनको OBC डिक्लेयर करके उनको रिजर्वेशन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट का फिर डिसीजन आया कि नहीं वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर सकते हैं, वो भी आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट क्या वो डिसीजन ले सकते हैं। तो नहीं, उसके बाद फिर ये 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया गवर्नमेंट को 2021 में कि नहीं, जो स्टेट के पास भी वो पावर होना चाहिए कि वो अपने राज्य में आइडेंटिफाई करे। इस तरह से
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को निगेट करके एक और ये मतलब ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट एक्ट, जो कि सक्सेसफुली पास भी हो गया। तो इसमें अब क्या है, स्टेट के पास भी पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल अमेंड हो गया, 366, 26C मतलब 366, 338B ये अमेंड हो गया, और इसमें प्रेसिडेंट एंड स्टेट को तो ये अमेंड हो गया। अब स्टेट क्या है वो भी आइडेंटिफाई कर सकती है ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास को अपने इसमें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस सॉल्व को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जितने भी टाइप का मेजोरिटी उस पर रहेगा, और भी पॉलिटी है उसका टॉपिक। थैंक यू।